क्या होता अगर नारुतो एक मैनिपुलेटर होता और वो अपने फायदे के लिए लोगों को मैनिपुलेट करता। सो चलो शुरू करते हैं। 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद जब नारुतो कोनोहा वापस लौटा तो सबको यही लगा कि वो वही पुराना बेवकूफ शोर मचाने वाला लड़का है। उसने आते ही कोनोहामारू के साथ उटपटांग हरकतें शुरू कर दी और साकुरा से मार खाने का नाटक किया। पर किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस भोली और बेवकूफ शकल के पीछे कोनोहा का सबसे खतरनाक दिमाग छुपा बैठा था। इन 2.5 सालों में जिराया को लग रहा था कि वो नारुतो को ट्रेन कर रहा है, लेकिन असल में नारुतो ने उस वक्त का सबसे बड़ा फायदा उठाया था। उसने अपने अंदर के क्यूबी यानी कुरामा को भी पहले ही मैनिपुलेट कर लिया था। उसने कुरामा से एकदम शांति से कहा था, अगर मैं मर गया तो तुम भी उस अंधेरे सील में हमेशा सड़ते रहोगे, और वैसे भी बाहर की दुनिया में सब तुम्हें सिर्फ एक हथियार की तरह देखते हैं। मेरे साथ खड़े हो जाओ और मैं तुम्हें इस दुनिया के सबसे बेहतरीन खेल दिखाऊंगा। कुरामा उसकी इस कड़ी लॉजिकल बात और शांत चालाकी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी पूरी पावर चुपचाप नारुतो के हवाले कर दी। लेकिन नारुतो ने वही तय कर लिया कि वो इन्फिनिट पावर का दिखावा कभी नहीं करेगा, और उसने इसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखने का मास्टर प्लान बनाया ताकि लोग उसे हमेशा कमजोर और बेवकूफ ही समझें। ये सब उसकी बहुत बड़ी और डार्क स्ट्रेटजी का सिर्फ पहला कदम था। गांव वापस आने के अगले ही दिन नारुतो ने अपना असली सातिर खेल शुरू कर दिया, जहां उसने सीधे 5th होकागे सुनाटे और रूट के लीडर डांजो को अपने फायदे के लिए नचाना शुरू किया। नारुतो सबसे पहले सुनाटे के ऑफिस गया और वहां जोर जोर से रोते हुए नाटक किया कि कैसे वो आकाशुई के डर से ठीक से सो भी नहीं पाता और उसकी ट्रेनिंग भी अधूरी लग रही है। सुनाटे उसकी इस मासूमियत और जिराय की बातों से इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि उसने नारुतो को तुरंत सीक्रेट आम्बू प्रोटेक्शन और एक्स्ट्रा फंड्स इशू कर दिए, और ये सब उसने बिना गांव के काउंसिल को खबर किए किया। दिन उसी रात के अंधेरे में नारुतो एकदम चुपचाप अंडरग्राउंड जाकर डांजो से मिलने पहुंच गया। वहां उसने अपनी बेवकूफ वाली इमेज बिल्कुल हटा दी और एकदम सीरियस आवाज में डांजो से कहा, सुनाटे लगातार वीक हो रही है और वो सिर्फ सासुके को वापस लाने के चक्कर में पूरे कोनोहा गांव को खतरे में डाल रही है। अगर आप मुझे चुपचाप अपना पॉलिटिकल बैकअप दें तो मैं बाहर घूमकर आपको होकागे बनने के लिए जरूरी इंटेल लेकर आऊंगा। डांजो, जो हमेशा से ही होकागे की कुर्सी पर बैठना चाहता था, इस शानदार जाल में बुरी तरह फंस गया। डांजो ने सोचा कि वो इस नादान जिंजुर्गी को अपने फायदे के लिए यूज करेगा, पर असल में नारुतो ने बहुत ही सफाई से गांव की दोनों सबसे बड़ी ताकतों को आपस में मिलाकर पूरा कंट्रोल अपनी मुट्ठी में कर लिया था। गांव के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद नारुतो का अगला निशाना आकात्सुकी था, जो उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। नारुतो ने अपने स्पेशल शैडो क्लोन्स का एक बड़ा और कम्प्लीटली सीक्रेट नेटवर्क बनाया। फिर उसने बिना किसी को बताए उन्हें आकात्सुकी के छुपे हुए बेस के आसपास भेज दिया। वहां पहुंचकर उसने सीधे सामने से लड़ने के बजाय अपना सातिर दिमाग लगाया और सबसे खतरनाक चाल चली। उसने पेन और कोनान को चुपचाप एक इंटेल स्क्रोल भेजा जिसमें क्लियरली लिखा था कि ओबिटो उन्हें सिर्फ एक पॉन की तरह यूज कर रहा है। लेकिन उसने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि उसने ओबिटो के फैक्शन तक भी ऐसी फेक न्यूज पहुंचा दी कि नारुतो उसको धोखा देने वाला है। पर इन सब में सबसे बड़ी चालाकी ये थी कि नारुतो ने ये सारी इन्फॉर्मेशन डांजो के आम्बू एजेंट्स का भेस बदलकर लीक की थी ताकि उस पर शक न हो, और इस अजीब मास्टर स्ट्रोक का सीधा नतीजा वही हुआ जो मास्टर माइंड नारुतो ने पहले से सोचा था। आकाशुई के सभी मेंबर्स के अंदर आपस में ही भरोसा टूट गया था। देन ओबिटो और पेन के ग्रुप्स के बीच एक भयानक सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसे वो सब आपस में ही लड़ने लगे। बाहर के दुश्मनों को आपस में भिड़ाने के बाद नारुतो को गांव के अंदर कुछ बेहद लॉयल मोहरों की जरूरत थी, जिसके लिए उसने लड़कियों को अपने करीब लाने का प्लान बनाया। उसे खासकर मेडिकल निंजास की पावर अपनी मुट्ठी में करनी थी, लेकिन इस काम के लिए उसने अपना एक नया और सीक्रेट मैनिपुलेशन जुत्सु इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक दिन जब साकुरा अकेले प्रैक्टिस कर रही थी, नारुतो उसके पास गया और अचानक उसने एक अजीब सा हैंड साइन बनाया। एक तेज फ्लैश हुआ। देन साकुरा ने अचानक खुद को एक अलग ही डायमेंशन में पाया जहाँ अंधेरा था और सिर्फ नारुतो पर एक ड्रामेटिक स्पॉटलाइट पड़ रही थी। वहाँ नारुतो ने एकदम इटाची जैसी सीरियस आवाज में कहा, साकुरा, क्या तुम्हें लगता है सासुके का जाना सबसे बड़ा दर्द है? पर असली दर्द तो तब होता है जब तुम रामेन का आखिरी निवाला लेने वाले हो और उसमें मक्खी गिर जाए। उस दिन मेरा दिल टूट गया था और उस अकेलेपन में मुझे सिर्फ तुम्हारा सहारा चाहिए। ये डायलॉग बिल्कुल लॉजिकली बकवास था, पर उस डायमेंशन का सैड ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि साकुरा जोर जोर से रोने लगी और एक ही पल में पूरी तरह मैनिपुलेट होकर नारुतो के कंट्रोल में आ गई। साकुरा को अपने काबू में करने के बाद नारुतो का अगला बड़ा टारगेट इनो यामानाका थी। उसने मास्टर प्लान के लिए यामानाका क्लैन की माइंड रीडिंग एबिलिटीज और उनका वास्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन इनो को अपनी सातिर जाल में फंसाना इतना आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सासुके के पीछे पागल थी। एक दिन जब इनो अपनी फ्लावर शॉप के बाहर अकेले खड़ी थी, नारुतो ने एक परफेक्ट मौका देखा और बिना वक्त गवाए अपना मैनिपुलेशन जुत्सु एक्टिवेट कर दिया। एक तेज लाइट चमकी। देन दोनों उस अजीब ड्रामेटिक डायमेंशन में पहुंच गए जहाँ बैकग्राउंड में
रुला देने वाला सैड वायलिन बज रहा था। वहाँ इनो बुरी तरह घबरा गई, पर नारुतो ने अपने चेहरे पर एक बेहद डीप एक्सप्रेशन बनाया और एक इंटेंस टोन में बोला, इनो, सबको लगता है कि दुश्मनों से लड़ना सबसे मुश्किल काम है, पर क्या तुम्हें पता है असली दर्द क्या होता है? असली दर्द तब होता है जब तुम नहाने के लिए जाओ, पूरी बॉडी पर साबुन लगा लो और अचानक टैप में से पानी चला जाए। उस साबुन वाले अंधेरे में मैंने सारी उम्मीद खो दी थी, मुझे लगा मैं वहीं मर जाऊंगा। ये अजीब डायलॉग सुनकर इनो पहले तो टोटली कंफ्यूज हुई, लेकिन उस सैड डायमेंशन का इमोशनल और इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नारुतो, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारा ये साबुन वाला दर्द नहीं समझा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, उसने रोते हुए कहा। और इसी तरह कोनोहा का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क नारुतो की मुट्ठी में आ गया। गांव के अंदर मेडिकल निंजाज और इंटेलिजेंस डिवीजन पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लेने के बाद नारुतो का ध्यान वापस अकात्सुकी पर गया। उसके पहले के फैलाए हुए फेक इंटेल की वजह से ओबिटो और नागाटो के बीच सिविल वॉर तो चल ही रही थी, और इसका फायदा उठाते हुए नारुतो ने हालात को अपने हिसाब से मोड़ लिया। ओबिटो से धोखा खाने के बाद पेन सच्चाई जानने के लिए अचानक कोनोहा पर अटैक करने आ गया, पर नारुतो ने इस भयंकर हमले को भी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज करने का एक मास्टर प्लान पहले ही रेडी कर रखा था। जब पेन ने गांव में भारी तबाही मचाई और सबको हरा दिया, तो नारुतो जानबूझकर अपनी हीरो वाली एंट्री लेने में लेट पहुंचा ताकि बचे हुए गांव वाले उसे अपने आखिरी भगवान की तरह देखें। उसने पेन से सिर्फ लड़ाई करने के बजाय सेज मोड में एक शांत बात की और उसके दिमाग में लॉजिकल पॉइंट डालकर ये साबित कर दिया कि डांजो ही असल में याहिको की मौत का मेन मास्टरमाइंड था। नागाटो, तुम अपने ही लोगों को मार कर याहिको के सपने को कुचल रहे हो, जबकि असली दुश्मन तो अंडरग्राउंड छुपे हैं। नारुतो ने एक मैनिपुलेटिव आवाज में ये कहा, लेकिन नागाटो को परमानेंटली अपने कंट्रोल में लेने के लिए नारुतो ने उसे पीस का एक फेक और लॉजिकल रास्ता दिखाया। पेन अपनी सारी गलतियों को याद करके बुरी तरह रोने लगा और मैनिपुलेट होकर उसने अपनी आखिरी रिनेगन पावर यूज करके सबको वापस जिंदा कर दिया, जिससे नारुतो पूरी दुनिया की नजरों में एक अल्टीमेट हीरो बन गया। पेन के हमले के बाद नारुतो पूरे कोनोहा का सबसे बड़ा हीरो बन गया था, लेकिन इस शोहरत ने उसके असल इरादों को और गहरे अंधेरे में छिपा दिया था। अब उसके सामने ह्यूगो क्लैन की ब्याकुगन पावर को अपनी मुट्ठी में लेने का बड़ा टास्क था, और इसके लिए हिनाटा से बेहतर कोई दूसरा मोहरा नहीं था जो हमेशा से उसके करीब आना चाहती थी। एक दिन जब हिनाटा अकेले ट्रेनिंग कर रही थी, नारुतो ने अचानक वहां आकर अपना मैनिपुलेशन जुत्सु एक्टिवेट कर दिया। एक तेज रोशनी चमकी, देन दोनों उस अजीब ड्रामेटिक डायमेंशन में पहुंच गए जहाँ नारुतो पर सीधी स्पॉटलाइट पड़ रही थी और बैकग्राउंड में वही रुला देने वाला सैड वायलेंस शुरू हो गया। वहां नारुतो ने एकदम इंटेंस टोन में कहा, हिनाटा, सबको लगता है कि क्लैन का प्रेशर झेलना सबसे बड़ा दर्द है, पर क्या तुम्हें पता है कि असली दर्द क्या होता है? असली दर्द तब होता है जब तुम कड़कती धूप में चल रहे हो और अचानक तुम्हारी चप्पल का स्ट्रैप टूट जाए। उस पैर तपती सड़क पर चलने वाले अंधेरे में मैंने बहुत अकेलापन और जलन महसूस की है। ये बेहुदा डायलॉग सुनकर हिनाटा पहले थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन उस सैड डायमेंशन का इमोशनल ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नारुतो कुन, तुम्हारा चप्पल वाला दर्द कितना गहरा है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, उसने बुरी तरह रोते हुए कहा। और इस तरह बिना किसी लड़ाई के पूरा ह्यूगो क्लैन भी नारुतो के सातिर कंट्रोल में आ गया। गांव की सबसे बड़ी ताकतवर क्लैंस को अपने इशारों पर नचाने के बाद नारुतो का अगला निशाना पूरे शिनोबी वर्ल्ड को कंट्रोल करना था। जब फोर्स गेट निंजा वार शुरू हुई तो सबको यही लगा कि मादर और ओबिटो दुनिया को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि नारुतो ने इस वार को अपने आखिरी फायदे के लिए खुद अंदर से सेव किया था। उसने कागेज को अलायंस बनाने पर मजबूर किया और गारा को मैनिपुलेट करके पूरी शिनोबी आर्मी का मोरल बूस्ट करवाया। वॉर में इंटर होने के बाद नारुतो ने कुरामा की फुल पावर का बहुत ही कम इस्तेमाल किया, पर उसने अपने 9 टेल्स चक्रा क्लॉक को सभी निंजास के अंदर बांटकर उनके दिमाग में लॉयल्टी का बीज बो दिया। लोग सच में समझ रहे थे कि नारुतो उनकी जान बचा रहा है, लेकिन असल में वो उन्हें परमानेंटली अपना गुलाम बना रहा था। मादा के सामने आने पर नारुतो ने उसे सीधे फिजिकल फाइट करने के बजाय ब्लैक जेसु की शैडो मूवमेंट्स को डीपली ऑब्जर्व किया और उसके सातिर दिमाग ने तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि माद्रा भी यहाँ सिर्फ एक मोहरा है जिसका इस्तेमाल कोई छिपी हुई पावर कर रही है। नारुतो ने जल्दबाजी में अटैक नहीं किया, देन उसने अपना असली चक्र रिजर्व छिपा कर रख लिया। वो समझ गया था कि इस वार का एंड माद्रा पर नहीं होगा और इसलिए वो कागुया जैसी अल्टीमेट पावर की आखिरी एंट्री का शांति से वेट करने लगा ताकि वो अपना सबसे बड़ा और खतरनाक मास्टर प्लान चला सके। जब ब्लैक जेसु ने अचानक मादर को धोखा दिया तो पूरे बैटलफील्ड पर सन्नाटा छा गया और वहां उसकी जगह सबकी आदि माँ कागुया ओसुकी आकर खड़ी हो गई। कागुया की भयंकर चक्रा पावर को देखकर सासुके, ककाशी और साकुरा बुरी तरह घबरा गए थे, लेकिन नारुतो के चेहरे पर डर की जगह एक सातिर और डीप मुस्कान थी क्योंकि वो इसी अल्टीमेट गॉड लेवल एंटिटी का ही तो वेट कर रहा था। कागुया ने आते ही सबको अलग अलग डायमेंशन में फेंकना शुरू कर दिया ताकि वो उन्हें आसानी से मार सके, पर नारुतो ने अपनी शैडो क्लोन्स की मदद से जानबूझकर खुद
खुद को कागुया के सबसे करीब कर लिया। वो जानता था कि आखिरी बॉस को रॉ पावर से हराना नामुमकिन है और इसीलिए उसने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने का तय किया। जैसे ही कागुया ने नारुतो को खत्म करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, देन नारुतो ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपना वही सीक्रेट मैनिपुलेशन जुत्सु पूरी फुल पावर के साथ एक्टिवेट कर दिया। एक ऐसी तेज ब्लाइंडिंग लाइट चमकी जिसने कागुया की ब्याकुगान को भी चौंधिया दिया और अगले ही पल दुनिया की सबसे बड़ी गॉड उसके उस सस्ते ड्रामेटिक डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो चुकी थी। कागुया अपनी जगह पर जम गई थी पर वहाँ बजने वाला, रुला देने वाला सैड वायलेन उसके गॉड लेवल दिमाग को भी डिस्टर्ब करने लगा था। उस अंधेरे और सैड डायमेंशन में कागुया अपनी इतनी बड़ी डिवाइन पावर के बावजूद बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रही थी। देन नारुतो ने अपने चेहरे पर एक बेहद ठंडा और सीरियस एक्सप्रेशन लाया और कागुया के बिल्कुल करीब आकर बोला, कागुया तुम्हें लगता है कि हजारों साल तक उस अकेले चांद में सील रहना सबसे बड़ा दर्द था, पर क्या तुम्हें पता है असली दर्द क्या होता है? असली दर्द तब होता है जब तुम रात में अकेले फोन चला रही हो और अचानक वो स्लिप होकर तुम्हारे मुंह पर गिर जाए। उस ठंडे मोबाइल की स्क्रीन से नाक पर लगने वाली चोट और उस अंधेरे में आने वाले आंसू, मैंने वो अकेलापन देखा है। ये बेहुदा डायलॉग सुनकर कागुया का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया, लेकिन उस सैड ऑरा का असर इतना जानलेवा था कि उस आदि देवी की आंखों से भी अचानक झरझर आंसू बहने लगे। नारुतो, मेरे अपने ही बच्चों ने मुझे चांद में बंद कर दिया, पर तुम्हारा ये फोन वाला दर्द उससे भी ज्यादा बड़ा और सैड है। कागुया जोर जोर से रोते हुए ये चीज बोली और बस उसी पल पूरी दुनिया को तबाह करने आई कागुया पूरी तरह मैनिपुलेट होकर नारुतो के गले लग गई। देन उसने इस दर्द भरी दुनिया से बचने के लिए नारुतो की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। कागुया के वार खत्म करते ही पूरी शिनोबी दुनिया हैरान रह गई और सबको यही लगा कि नारुतो ने सच में बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। पर सच्चाई तो ये थी कि कागुया अब नारुतो की गुलाम बन चुकी थी और उसके इशारों पर नाचने के लिए तैयार थी। नारुतो ने सबके सामने बुरी तरह एग्जॉस्ट होने का नाटक किया। देन उसने धीरे से जमीन पर गिरने की ऐसी एक्टिंग की जिससे किसी को उसके मास्टर प्लान पर थोड़ा सा भी शक न हो। लेकिन कागुया ने अपनी सारी पावर्स को दुनिया की नजरों से चुपचाप छुपा लिया था और नारुतो की पत्नी की तरह शांति से पीछे खड़ी हो गई थी, जिससे सभी निंजा और पूरी तरह धोखे में आ गए थे। पर उन्हें इस डार्क रियलिटी का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने गांव के सबसे बड़े मैनिपुलेटर को अपना सबसे बड़ा भगवान मान लिया है। देन ब्लैक जेसु ने गुस्से में आकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन नारुतो ने अपने हिडन शैडो क्लोन की मदद से उसे एक ही सेकंड में हमेशा के लिए बहुत बुरी तरह सील करके अपने रास्ता से कम्प्लीटली साफ कर दिया और अपनी अल्टीमेट डार्क विक्ट्री को पूरा किया। वॉर के बाद नारुतो वापस कोनोहा आया और उसने सबको धोखा देते हुए अपनी बेवकूफ हीरो वाली इमेज हमेशा बनाए रखी, जिससे काकाजी के बाद उसे बिना किसी रुकावट के सीधा होकागे की कुर्सी पर बैठा दिया गया। पर अब उसके पास सिर्फ एक गांव की ताकत नहीं थी, बल्कि उसने कागुया और कुरामा के गॉड लेवल चक्रस को सीक्रेटली मिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोल सिस्टम बना लिया था। देन उसने बाकी सभी कागेज के गांव में अपने आम्बू एजेंट्स को स्पाइस की तरह सेट कर दिया, लेकिन बाहर से उसने पूरे ग्लोबल पीस का एक बहुत ही सस्ता फेक नकाब पहन रखा था, जिसे सब उसे अच्छा मान रहे थे। और सासुके जैसे स्मार्ट निंजा को भी यही लगने लगा कि नारुतो ने असल में नफरत की साइकिल हमेशा के लिए तोड़ दी है। पर सच्चाई बिल्कुल अलग डार्क डायमेंशन जैसी खतरनाक थी, क्योंकि शिनोबी वर्ल्ड में अब वही पत्ता हिलता था जिसे नारुतो हिलाना चाहता था और वो जब चाहे तब किसी को भी अपने मैनिपुलेशन जुत्सु से उस सैड वायलेन वाले रूम में ले जाकर बुरी तरह रुलाकर अपना एक नया गुलाम हमेशा के लिए बना सकता था। देन इस तरह नारुतो का मास्टर प्लान यहाँ जीता और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।